Hello everyone. Today I'll be discussing about GATE Microbiology 2025 paper. एंड इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने गेट बायोकेमिस्ट्री एंड गेट जूलॉजी 2025 वाला पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है देन ऊपर आई बटन में क्लिक करिएगा, वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी। एल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आप लोगों को एम्बेडेड मिल जाएगा। एंड अपकमिंग वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को गेट बायोटेक्नोलॉजी 2025 वाला पेपर डिस्कशन करवा दूँ। एंड साथ ही साथ मैं ICMR JRF 2024 वाला पेपर भी डिस्कशन करवा रही हूँ। ट्राई करूँगी कि उसको भी मैं जल्दी से रिज्यूम कर दूँ। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियोस अगर अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों का क्वेश्चन हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछना हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही है, अच्छे लग रहे हैं, बुरा लग रहे हैं, जो भी हो आप लोग बताइएगा। बिकॉज आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर योर फीडबैक, पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो तो भी आप लोग बताइएगा। बिकॉज इससे मुझे पता चलेगा कि कमती कहाँ पे है एंड सो दैट आई कैन वर्क ऑन दैट एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, so let us begin with our today's video. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, which one of the following metabolites is associated with the bacterial stringent response? तो ये stringent response क्या होता है बेटा? ये stringent response actually stress response को कहता है and mostly due to nutrient limitation और other stress ये condition आता है बैक्टीरिया में। तो इस स्ट्रिंजेंट रेस्पॉन्स में कौन सा मेटाबोलाइट का मेन रोल रहता है? तो इसके चारों ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, जो है कि गुआनोसिन टेट्राफॉस्फेट। अभी ये पाथवे देख लो, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग फॉलो करते रहिएगा। और एल्स हो सकता है ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे आप लोगों को, ठीक है? जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे फॉलो करिए, फ्लो पे रहोगे देन आसानी से पता चल जाएगा, आसानी से समझ जाएंगे। तो देखो ये वाला जो है ये बैक्टीरिया का डीएनए है। डीएनए के ऊपर यहाँ पे कहीं भी आप लोग देख सकते हो न्यूट्रिएंट स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन के जो जीन्स है वो प्रेजेंट है, राइट? मैं इसको रेड से ऐसे ये कर देती हूँ। जब अभी कंडीशन समझो, जब बैक्टीरिया में कोई स्ट्रेस नहीं है, मतलब न्यूट्रिएंट की कोई कमी नहीं है बैक्टीरिया के मीडियम में, न्यूट्रिएंट भर भर के इसके पास पड़ा हुआ है, तो तब क्या होगा? तो हमें ज़रूरत नहीं, तो इस बैक्टीरिया को ये न्यूट्रिएंट एडेप्टेशन वाले जो जीन है उसके एक्सप्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक दूसरा प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है COD-Y, ठीक है? एंड ये COD-Y जब GTP बाउंड स्टेट में रहता है तो ये एक्टिव रहता है नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जब बैक्टीरिया के अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं है, न्यूट्रिएंट इसके पास भर भर के पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ये COD-Y GTP बाउंड स्टेट में रहता है, जिस वजह से ये एक्टिव रहता है उस स्टेट में, ठीक है? एक्टिव होने की वजह से ये COD-Y प्रोटीन ये इनहिबिट करके रखता है न्यूट्रिएंट स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन के जीन्स को। ओके, ठीक है? अभी देखो कंडीशन क्या आता है, अभी कंडीशन आ रहा है स्ट्रेस का। मान लो बैक्टीरिया में स्ट्रेस आ गया है या फिर न्यूट्रिएंट की कमी आ गई है, तो ड्यू टू दैट स्ट्रेस और न्यूट्रिएंट की कमी दो जीन्स यहाँ पे एक्टिवेटेड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन बैक्टीरियल स्ट्रेन, रेल ए एंड रेल क्यू जीन ये होते हैं वो। ओके, रेल ए एंड रेल क्यू अलग अलग जीन है, बिकॉज कुछ कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन में आप लोग को रेल ए मिल जाएंगे एंड कुछ अलग दूसरे स्ट्रेन में रेल क्यू मिल जाएंगे। ओके, सो रेल ए एंड रेल क्यू जीन एक्टिवेट हो जाते हैं
ये करते क्या है, ये जीटीपी एंड जीडीपी को एज ए सब्सट्रेट यूज करते हैं एंड एज ए सब्सट्रेट यूज करके ये गुआनोसिन टेट्राफॉस्फेट या फिर पीपीजीपीपी बनाते हैं एंड इस प्रोसेस में एक एटीपी का खर्चा यहाँ पे हो जाता है। ओके, अभी देखो अभी हो क्या रहा है, बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेस आ चुका है जिस वजह से अभी ये पीपीजीपीपी का सिंथेसिस हो रहा है फ्रॉम जीटीपी एंड जीडीपी। ओके, so due to continuous synthesis of ppgpp हमारे पास स्ट्रेस के कंडीशन में ppgpp का लेवल हाई हो जाता है एंड साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो जीटीपी था, ये जीटीपी अभी इन्वॉल्व हो गया है पीपीजीपीपी बनाने के लिए, जिस वजह से जीटीपी का लेवल भी स्ट्रेस कंडीशन में लो हो जाता है एंड क्योंकि अभी जीटीपी का लेवल लो है तो यहाँ पे ये सीओडीवाई प्रोटीन के साथ जो जीटीपी बाउंड था वो जीटीपी भी अभी इसको छोड़ के चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीओडीवाई प्रोटीन को जीटीपी छोड़ के चला गया है एंड ये जीटीपी क्या करेगा, जो जीटीपी सीओडीवाई का छोड़ के जा रहा है ये जीटीपी भी अब बिजी हो जाएगा पीपीजीपीपी बनाने के लिए। ठीक है, अभी सीओडीवाई जब जीटीपी बाउंड स्टेट में था तो ये एक्टिव था, अभी क्योंकि ये सीओडीवाई का जीटीपी इसको छोड़ के चला गया है, ड्यू टू दैट अभी सीओडीवाई इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि ये इनएक्टिव हो गया है अभी, तो ये डीएनए में जहाँ पे बैठा हुआ था उस जगह को भी ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज ये छोड़ के चला जाएगा। फाइन, अभी सीओडीवाई का काम क्या था, सीओडीवाई इनहिबिट करके रख रहा था, सॉरी एक सेकेंड, सीओडीवाई इनहिबिट करके रख रहा था हम लोगों का स्ट्रेस एडेप्टेशन के जीन को, राइट। अभी ये सीओडीवाई खुद इनहिबिटेड है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जीटीपी, तो अभी ये कर पाएगा क्या, जो न्यूट्रिएंट्स स्ट्रेस एडेप्टेशन को जो जीन्स है उनको ये इनहिबिट कर पाएगा क्या, अभी ये इनहिबिट नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि सीओडीवाई खुद इनहिबिटेड है। तो अभी क्या होगा, अभी आराम से जो न्यूट्रिएंट बैक्टीरियल न्यूट्रिएंट का स्ट्रेस एंड दूसरे एडेप्टेशन के जीन्स है वो आराम से एक्टिवेटेड हो जाएंगे एंड तो उस न्यूट्रिएंट लिमिटेशन कंडीशन में टॉलरेंस हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बताया गया है। देखो रेले एंड रेलक्यू, रेले और रेलक्यू जीन है, न्यूट्रिएंट एबंडेंस के कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे पास पीपीजीपी का अमाउंट अभी लो है, न्यूट्रिएंट जब भर भर के पड़ा हुआ है बैक्टीरिया के पास। ओके, एंड साथ ही साथ क्या है, क्योंकि पीपीजीपी का न्यूट्रिएंट एबंडेंस के कंडीशन में हमें सिंथेसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस वजह से जीटीपी भी यहाँ पे हाई है, जीटीपी का अमाउंट भी यहाँ पे हाई है। ठीक है, अभी जीटीपी हाई है एंड पीपीजीपी लो है, जिस वजह से क्या है यहाँ पे टॉलरेंस लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है हमें स्ट्रेस एडेप्टेशन के जीन को एक्सप्रेशन करवाने की, बिकॉज हमारे पास भर भर के न्यूट्रिएंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, एंड दूसरा कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन था एंड दूसरा कंडीशन है न्यूट्रिएंट लिमिटेशन वाला। तो जब न्यूट्रिएंट का लिमिटेशन हो रहा है तो हमें ज़रूरत है पीपीजीपी का ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस करवाने की, ताकि वो आगे जाके न्यूट्रिएंट एंड स्ट्रेस एडेप्टेशन के जो भी जीन थे उनको एक्टिवेट कर पाए। अभी पीपीजीपी को सिंथेसिस के लिए हमें जीटीपी चाहिए। ठीक है, जिस वजह से मीडियम में क्या होगा, अभी पीपीजीपी का अमाउंट लो हो जाएगा, सॉरी जीटीपी का अमाउंट लो हो जाएगा एंड पीपीजीपी का अमाउंट हाई हो जाएगा। Why? Because GTP is used to synthesize PPGP. Okay? अभी GTP का अमाउंट लो है एंड PPGP का अमाउंट बढ़ गया है, जिस वजह से क्या होगा, अभी टॉलरेंस जीन का एक्सप्रेशन भी बढ़ जाएगा। ओके, तो ये एक सिंपल सा पाथवे था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, हो सकता है अगली बार भी इससे मॉडिफाई करके थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं क्लीन कर देती हूँ आप लोग के लिए। ओके,
फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेके इसको रख दीजिएगा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये मेमोरी बेस्ड है। इंडिया इज एमिंग टू बी फ्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025। वन ऑफ द की अप्रोचेस फॉर दिस प्रोग्राम इज डॉट। क्वेश्चन में फाइनल क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट। तो डॉट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ठीक है, इसको याद ही रखना है, कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा इसमें है नहीं। बच्चों ने यहाँ पे गलती क्या है, उन्होंने यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस देखा और यहाँ पे इन लोगों ने टी फॉर ट्यूबरकुलोसिस सोच के बच्चे बी आंसर लगा के आए हैं, जो है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्यूबरकुलोसिस शॉर्ट कोर्स, जो गलत है। ओके, तीसरे यहाँ पे थेरापी आएगा, ना कि ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सो इसको याद कर लेना। देखो जिन भी बच्चे ने मेरा 2024 वाला डिस्कशन देखा होगा, तो मैंने आप लोगों से कही थी कि बेटा बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है उनको अच्छे से देख के जाइएगा, ताकि वो डजेंट मैटर वो टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो या फिर पीएच के, देन न्यूट्रिएंट के बेसिस पे कुछ भी हो, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अभी ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, एंड आगे एक और क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा है, उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। देखो साइक्रोफाइल नेक्स्ट फॉलोइंग है। साइक्रोफाइल कौन सा बैक्टीरियम होता है? ये कोल्ड लविंग बैक्टीरियम होता है, जो लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। ओके, सो पी का क्या आएगा? पी का आ जाएगा, पी का 3 आ जाएगा। ठीक है, देन पी का 3 देखो ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे है। अरे वाह, एक ही ऑप्शन में था पी का 3, बाकी दूसरों को हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं था। फिर भी मैं दूसरे को थोड़ा सा बता देती हूँ, मतलब दूसरों को मैच करके बता देती हूँ। देखो बैरोफाइल, बैरो इज रिलेटेड टू प्रेशर, तो क्यू का आ जाएगा 1। मेसोफाइल क्या होता है? मेसो एम से मॉडरेट, मीन्स ये मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, तो आर का क्या आएगा? आर का देखो 2 आ जाएगा। देन हेलोफाइल, हेलो मीन्स सॉल्ट, सॉल्ट लव एंड फाइल मीन्स लविंग, तो हेलोफाइल का क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 5, दैट इज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 2 मोलर। अभी एक यहाँ पे बचता है जो कि pH लेस देन 3, तो ये कंडीशन है एसिडोफाइल का, राइट? व्हाई एसिडोफाइल? बिकॉज लेस देन pH लेस देन जब 7 होता है, देन उस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं एसिडिक कंडीशन। ओके, एंड इस कंडीशन में जो भी बैक्टीरियम ग्रो होते हैं उनको हम कह देंगे एसिडोफाइल, एंड जो बैक्टीरियम बेसिक कंडीशन में मीन्स pH ग्रेटर देन 7, pH 7 के ऊपर जो भी बैक्टीरियम ग्रो होते हैं उनको हम कह देंगे बेसोफाइल, एंड जो न्यूट्रल pH पे जो भी बैक्टीरियम ग्रो होते हैं उनको हम कह देंगे न्यूट्रोफाइल। आप लोगों के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने ये टेम्परेचर के बेसिस पे बैक्टीरिया के जो भी डिफरेंट क्लासेस है उनका एक ग्राफ दे दिया है। आप लोगों को ये याद करना है, क्योंकि ये टेम्परेचर के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। आप लोग को याद कौन कौन से करने हैं? यहाँ पे आप लोग को रेंज याद करना है, साथ ही साथ क्या याद करना है? आप लोगों को ऑप्टिमम टेम्परेचर याद करना है। जैसे कि देखो, दो में बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, एक है साइक्रोफाइल, दूसरा है साइक्रोट्रॉप। दोनों ही कोल्ड टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, लेकिन साइक्रोफाइल का खासियत क्या है? ये नेगेटिव टेम्परेचर पे भी ग्रो हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे -10 से इनका रेंज रहता है +20 तक, एंड इनका ऑप्टिमा रहता है अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। एंड व्हाट अबाउट साइक्रोट्रॉप? ये साइक्रोट्रॉप ग्रो होते हैं, ये भी कोल्ड टेम्परेचर पे ही ग्रो होता है। ये ग्रो होते हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, एंड इनका ऑप्टिमल रहता है अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। वैसे ही आप लोग मेसोफाइल से याद कर लीजिएगा, ये ग्रो कर रहे हैं 10 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, एंड इनका ऑप्टिमा रहता है अराउंड 30 डिग्री के आसपास। ओके, वैसे ही थर्मोफाइल से, हाइपर थर्मोफाइल से, इनको आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से।
हिस्ट्री, माइक्रोबियल हिस्ट्री से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। इस साल भी पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया है रॉबर्ट कॉच यूज्ड मीट इन्फ्यूज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो इसको मेमोरी बेस्ड ही है। आंसर आएगा ऑप्शन है जो है कि टू ग्रो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे चलो, देखो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है एंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है ना, ज़्यादातर का आप लोगों के पास, आप लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, अ पेनिसिलिन सेंसिटिव इकोलाई पॉपुलेशन इज एक्सपोज टू अ लीथल डोज, ठीक है, लीथल डोज ऑफ पेनिसिलिन। ओके, लीथल डोज से आपने एक्सपोज किया है, मतलब क्या, एक बहुत ही हाई फीलिंग होगा। ओके, देन एज्यूमिंग डेंसिटी इंडिपेंडेंस, जो कि कॉमन है आर सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए। डेंसिटी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, जो है कि बैक्टीरिया का जो भी मोर्टेलिटी रेट है उस पॉपुलेशन का, वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और भी अगर और भी थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ, देन क्या है, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम में उस पॉपुलेशन के अंदर का हर एक बैक्टीरियम का मॉर्टेलिटी का प्रोबेबिलिटी, डेथ प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है, जिस वजह से इसको कहा जाता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट। देन पूछा है फाइनली, which of the following relationships would describe the number of surviving bacteria in over time, ठीक है, n वर्सेस t का ग्राफ हमें पूछा है। तो मैंने आप लोगों को एक रिलेशनशिप कराई थी, NT इक्वल टू N0 इंटू ई टू दी पावर माइनस KT, ठीक है। ये वाला रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को डेथ काइनेटिक्स के टाइम पे पढ़ाई हुई थी, जहाँ पे NT क्या था, NT वाज द फाइनल नंबर ऑफ बैक्टीरियम, N0 वाज द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियम, T वाज द डेथ रेट कांस्टेंट एंड सॉरी K वाज द डेथ रेट कांस्टेंट एंड T वाज द टाइम। तो ये वाला इसको अगर इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते थे, देन ये इसका n/t का ग्राफ हमारे पास कैसे आता था, ये एक्सपोनेंशियल का आता था, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एक ग्राफ हमारे पास आ जाता था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन है, दैट इज एक्सपोनेंशियल। बहुत बच्चे यहाँ पे लीनियर लगा के आए हैं, लीनियर का भी मैं समझ सकती हूँ, उन्होंने log n वर्सेस t को प्लॉट कर दिया होगा। इसी इक्वेशन को हम लोग अगर बोथ साइड log लेके प्लॉट करते हैं, एक सेकेंड मैं इसको अच्छे से सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए, अच्छे से सॉल्व कर देखिए। यहाँ पे करती हूँ मैं, NT इक्वल टू N0 इंटू ई टू दी पावर माइनस KT, ठीक है। अभी दोनों साइड से लॉग लोगे तो क्या आएगा, log NT इक्वल टू लॉग ऑफ N0 माइनस KT आएगा, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, ये कार्ड कुछ है y इक्वल टू माइनस ऑफ mx प्लस c का ये ग्राफ है, ठीक है। तो अभी इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसा, लीनियर आएगा, इसको लीनियरली डिक्रीजिंग ग्राफ एक आ जाएगा अगर हम log n वर्सेस t को प्लॉट कर रहे हैं, ओके। तो जिस वजह से कुछ बच्चे ने इस n वर्सेस t को मिस्टेक कर दिया है log n वर्सेस t से, जिस वजह से उन्होंने लीनियर लगा के आए हैं, जो कि गलत है, ओके। एंड सिग्मोइडल एंड पैराबोलिक ग्राफ का तो कोई चांसेस ही नहीं है, राइट। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो, ये बैक्टीरियल न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन से ये वाला क्वेश्चन पूछा है। मैंने जब 2024 वाला डिस्कशन में आप लोगों के साथ कर रही थी, देन आप लोगों को एक चार्ट दी थी एंड बोली थी कि बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो
इसी साल जब जस्ट 2024 में ही पूछा था एंड 2025 में भी सेम क्वेश्चन आई मीन रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है। देखो बहुत ही इजी है। A bacterium obtains energy from a chemical source by the oxidation of reduced NO2 with CO2 as the principal carbon source. Which of the following nutritional group does this bacterium belong to? देखो कार्बन सोर्स कौन है? कार्बन सोर्स इज द कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स ये जो बैक्टीरियम है ये हमारा कोई ना कोई ऑटोट्रॉफ है। तो हेटेरोट्रॉफ वाला ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए। एंड देन एनर्जी सोर्स क्या था? एनर्जी सोर्स वाज अ केमिकल सोर्स। दैट मीन्स फोटोट्रॉफ भी तो ये नहीं आएगा। देन आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज केमो ऑटोट्रॉफ। आप लोगों के थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ये चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड ये माइक्रोब्स का जो भी माइक्रोब्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है उनको भी आपको याद करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है। देन मैं आप लोगों को एक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जैसे कि पहला वाला फोटोलिथोग्राफी मीन्स इन लोगों ने बात कर रखी है फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ्स का। इसको अगर हम तोड़ेंगे देन 3 वर्ड्स हमारे पास आएंगे। एक है फोटो, दूसरा है लिथो, देन लास्ट वन इज ऑटोट्रॉफ। जो पहला वाला होता है इन कोई भी माइक्रोब्स का जब क्लासिफिकेशन देखोगे आप प्रॉपर, देन 3 वर्ड आपको मिलेंगे, 3 वर्डिंग आपको मिलेंगे। जो पहला वाला रहेगा वो डिपिक्ट करता है एनर्जी सोर्स को। सेकेंड वाला क्या किसको डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है इलेक्ट्रॉन सोर्स को। एंड लास्ट वाला डिपिक्ट कार्बन सोर्स। यहाँ पे फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ है। देखो एनर्जी सोर्स पहला वाला है, एनर्जी सोर्स फोटो मीन्स ये लाइट एनर्जी को यूज करेगा। देन नेक्स्ट वाला बताता है इलेक्ट्रॉन सोर्स को। एंड जब जहाँ पे भी लिथो वर्ड दिया हो देन आप मान के चलिएगा कि कोई इनऑर्गेनिक कुछ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स कुछ यहाँ पे इनऑर्गेनिक है। एंड देन ऑटोट्रॉफ मीन्स कार्बन सोर्स कौन होगा? कार्बन सोर्स CO2 होगा, राइट। एंड अगर हेटेरोट्रॉफ बोलता है देन क्या होगा? देखो यहाँ पे दिया हुआ है हेटेरोट्रॉफी। हेटेरोट्रॉफी मीन्स कार्बन सोर्स यहाँ पे फ्री कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बल्कि कोई प्रीफॉर्म्ड ऑर्गेनिक कार्बन है, ओके। एंड यहाँ पे एनर्जी सोर्स क्या होगा? केमो मीन्स कोई केमिकल है। एंड इलेक्ट्रॉन सोर्स कौन होगा? देखो बीच वाला इलेक्ट्रॉन को बताता है लिथो मीन्स कोई इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। सो ऐसे ही इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो द ओरिजिन ऑफ द एस्टेरिया कोलाई क्रोमोसोम ऑन द जेनेटिक मैप इज शोन बिलो दिस वन। Then directional replication is a feature of this system and both replication forks move at the same rate. Okay, then which of the following sequence of replication of the gene is correct? Okay, so देखो ये ओडिसी है, मतलब यहाँ से हमारा रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होगा, राइट। सॉरी, तो सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग। तो ये रेप्लिकेशन बबल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। एंड वन रेप्लिकेशन बबल मीन्स व्हाट? 2 रेप्लिकेशन फॉर्म। तो रेप्लिकेशन बबल के इस वाले साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? रेप्लिकेशन चलेगा। एंड इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रेप्लिकेशन चलेगा। तो अभी पहले अंदर कौन जाएगा? देखो पहले अंदर कौन जाएगा? देखो और ओरिजिन के सबसे पास कौन है? ओरिजिन के सबसे पास है ए वाला जीन मीन्स ए का ए सबसे पहले हमारा रेप्लिकेशन बबल में एंटर कर जाएगा एंड इसका रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद कौन एंटर करेगा? उसके बाद इस साइड से, इस वाले साइड से जी एंटर करेगा, जिस वजह से जी का रेप्लिकेशन उसके बाद होगा। देन कौन आएगा?
एफ आएगा कि बी आएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे ए से बी का डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू जी टू एफ। तो जितने टाइम पे एफ हमारा रेप्लिकेशन बबल के अंदर इंटर करेगा उससे पहले ही बी रेप्लिकेशन बबल के अंदर इंटर कर जाएगा एंड उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद किसका रेप्लिकेशन होगा? उसके बाद इस साइड से एफ एंटर करेगा रेप्लिकेशन बबल के अंदर। सो ए जी बी देन एफ के बाद रेप्लिकेशन किसका होगा? एफ के बाद सी का रेप्लिकेशन होगा। अभी बच्चे ने यहाँ पे गलती किया है क्योंकि इस साइड से एक जीन एंड इस साइड से दूसरा जीन, फिर इस साइड से एक जीन एंड अगेन इस साइड से दूसरा जीन का एक्सप्रेशन हो रेप्लिकेशन हो रहा था। तो बच्चों ने क्या किया? बच्चों को लगा सी के बाद शायद ई का रेप्लिकेशन होगा, जो कि गलत है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सी से डी का डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू एफ टू ई। तो जितने टाइम पे ई रेप्लिकेशन बबल में एंटर करेगा उससे पहले ही डी हमारा रेप्लिकेशन बबल में एंटर कर जाएगा एंड उसका रेप्लिकेशन होगा। देन लास्ट एक ही जीन हमारे पास बचता है जो है कि ई जीन। तो अभी ई का रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया है? ए जी बी एफ सी डी ई, ए जी बी एफ सी डी ई बी ऑप्शन में था। ओके, इजी था ये। दिस वन इज MS2, दिस वन इज MS2, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स इज और आर? आप लोग ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख के ही समझ सकते हो कि MCQ है कि MSQ है। इज और आर दिया है मीन्स MSQ है। So are the locations of ATP generation through oxidative phosphorylation in E. coli? So इनर मेम्ब्रेन पे ATP जनरेशन होता है, आउटर मेम्ब्रेन के साथ ATP जनरेशन का कोई रिलेशन नहीं है, जिस वजह से बी एंड सी रॉन्ग हो गए। एंड मेसोसोम का भी ATP जनरेशन में रोल रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए एंड डी, राइट। नेक्स्ट चलो, ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है गेट BTO एंड गेट एक्सेल में हो। एंड ये वाला क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग गेट एक्सेल 2021 माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में ही इसको पूछा गया था। ओके, एंड इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो, the adaptive immune response in an animal involves the generation of antibodies against an invading bacterial pathogen. The following graph represents antibody titer levels in mammals exposed twice to a pathogen. ठीक है, एक ही पैथोजन से 2 बार हम एक्सपोज कर रहे हैं। देन ये ग्राफ दिया गया है। देन फाइनली पूछा है which one of the following options correctly pairs antibodies to peak 1 and peak 2 in the graph. तो हमें एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के जब भी हम बेसिक्स पढ़ते हैं देन हमें पता है कि जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है देन IgM का टाइटर हाई होता है, राइट। एंड जब सेकेंड टाइम उसी पैथोजन से फिर से एक्सपोजर होता है देन उतने टाइम पे हमारे पास मेमोरी बी सेल्स बन जाता है एंड अभी यहाँ पे हाई हो जाता है IgG का टाइटर। ओके, सो peak 1 represents IgM and peak 2 represents IgG. Option B is our correct answer. Next, देखो अभी ये फाइलोजेनेटिक ट्री से मैं देखती हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी में क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। लाइक ये कंसिस्टेंटली शायद तीसरा साल था जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है फाइलोजेनेटिक ट्री से। तो अभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप लोग फाइलोजेनेटिक ट्रीज का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। So Carl Lewis established that short subunit RNA sequences can be used to reveal evolutionary relationships between various organisms. Based on this, which one of the following options is established phylogenetic arrangement of the 3 domains of life? So इसको आप लोगों को सिंपली फाइलोजेनेटिक ट्रीज लर्न करना है, थोड़ा सा याद करना रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, क्योंकि आर्किया जो होते हैं ये यूकैरियोट्स के ज्यादा क्लोज होते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखो जिस वजह से ये ऑप्शन जो 2 है
यहाँ पे आर्किया एंड यूकेरिया को सिबलिंग स्पीसीज के तौर पे बताया गया है, जिस वजह से 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 वाला ऑप्शन था ऑप्शन सी में। ओके, बच्चों से एक गलती यहाँ पे हो सकती है कि नॉर्मली हम जो क्या करते हैं एबीसीडी में, एबीसीडी लेट से 4 ऑप्शन है, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके रहता है, लेकिन गेट ने इस साल थोड़ा सा एक्चुअली ऑप्शन को शामिल कर दिया है, सेकेंड को सी ऑप्शन में डाल दिया है, जिस वजह से करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती से सेकेंड वन के शायद बी लगा के आए हैं, बी में फोर्थ दिया था जो गलत है। ओके, एंड दूसरे ऑप्शन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे देखिए फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या है, आर्किया को कॉमन एंसेस्टर बताया गया है बैक्टीरिया एंड यूकेरिया का, जो गलत है। देन आर्किया को थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में आर्किया एंड बैक्टीरिया दोनों को सिबलिंग स्पीसीज बताया गया है, मीन्स आर्किया को ज्यादा क्लोज बताया गया है बैक्टीरिया का, जो कि गलत है। आर्किया यूकेरिया के ज्यादा क्लोज होते हैं। ओके, देन ऑप्शन 1 यहाँ पे बैक्टीरिया एंड यूकेरिया को इन लोगों ने सिबलिंग स्पीसीज बताया है, जो कि गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोग के इंफॉर्मेशन के लिए मैंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाले का जो फाइलोजेनेटिक चार्ट है वो यहाँ पे दे रखी है, आप लोग चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। देन ये वाला देखो, जीनोम जेनेटिक मटेरियल कौन से बैक्टीरिया का कौन सा किस टाइप का होता है, वहां से हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही है, गेट बीटी हो या गेट एक्सेल हो, तो इस साल भी पूछा गया है। एंड मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊँ, आप लोग 10 साल का गेट बीटी एंड एक्सेल का पेपर उठ लीजिएगा, एंड वहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनका एक चार्ट आप लोग बना लीजिएगा। ओके, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि अगर इतना आप लोग कर लोगे, देन एग्जाम में, मेन एग्जाम में 60% आप लोगों को वही से मिल जाएगा। ओके, तो जैसा अभी क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस का तो हमें पता है कि पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है जीनोम, एंड ये कोरोना वायरस वाला गेट बीटी 2021 में डायरेक्टली ही पूछा गया था कि कोरोना वायरस का जीनोम क्या होता है बताओ। ओके, तो आर्का 3 कहाँ पे है, आर्का 3 हमारे पास ए में है, बी में आर्का 1 है तो नहीं आएगा, देन सी में आर्का 3 है, ये भी हो सकता है, डी में आर्का 2 है तो ये भी नहीं आएगा। देन डियो वायरस भी एक आरएनए वायरस बेस्ड वायरस होता है, एंड इसका रहता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सो इसका 4 आर्का 3 इसका 4, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 से ही आंसर निकल गए हमारे पास। नेक्स्ट चलो देखो, लैकोपेरॉन से ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था। देखो क्वेश्चन क्या है, A culture of Lactobacillus E. coli is grown in a medium lacking lactose or any other beta-galactosidase. In the response of lactoferrin upon induction by lactose can be monitored by measuring the levels of lac mRNA, beta-galactosidase enzyme and permease enzyme, जो हमें पता है। So अभी पूछा है which one of the following profiles correctly captures the on and off response to lactose। ठीक है, सो सबसे पहले ओपेरॉन बना लेते हैं हम लोग। ओपेरॉन का स्ट्रक्चर, सॉरी, लैकोपेरॉन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, सॉरी ये बार बार एक्चुअली वो होता जा रहा है, एक सेकेंड। लेट्स से ये हमारे प्रोमोटर का जीन है, सॉरी ये लैकोपेरॉन का जीन है, यहाँ पे इनहिबिटर है, यहाँ पे प्रोमोटर है, यहाँ पे ऑपरेटर है, देन हमारे 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, जेड वाई एंड ए। इस लेवल पे आई गेस आप लोगों को पता होगा कि कौन सा जीन किसको कोड करता है। लैक जेड कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस को, वाई कोड्स फॉर परमियस एंड ए कोड्स फॉर थायोगैलेक्टो एसिटाइलेज।
अभी क्या होता है, जब हम अगर हम लैक्टोज डालेंगे मीडियम पे, सबसे पहले तो बेसिक वाला बता दूं। तो आई नॉर्मल कंडीशन में जब मीडियम पे लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या होता है, यहाँ से इनहिबिटर का जीन एक्सप्रेस होता है एंड ये इनहिबिटर का जीन जाके बाइंड होता है ऑपरेटर रीजियन पे। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे अभी ऑपरेटर रीजियन पे इनहिबिटर का जीन बाइंड है, तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता। एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होने के वजह से इन सारे जीन्स का एक्सप्रेशन भी यहाँ पे नहीं होता है, ZYA का कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं होता है। अभी मीडिया पे जब हम लोग डालते हैं लैक्टोज, जब लैक्टोज मीडियम पे आता है तो क्या होता है, एक सेकेंड, लेट्स से ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये यहाँ पे परमियस चैनल प्रेजेंट है। ओके, दिस वन इज परमियस चैनल प्रेजेंट है। तो अभी जब लैक्टोज मीडियम पे डालेंगे तो क्या होगा, लैक्टोज प्रोटॉन ग्रेडियंट के मदद से ये अंदर आएगा। ठीक है, अंदर आने के बाद क्या होगा, ये वाला जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज बाइंड हो जाएगा डिप्रेसर के ऊपर एंड ड्यू टू दैट अभी क्या होगा, डिप्रेसर के ऊपर स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएगा। स्ट्रक्चरल चेंज आने की वजह से डिप्रेसर अभी यहाँ से हट जाएगा। इस वजह से क्या होगा, डिप्रेसर अभी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि अभी रिप्रेसर यहाँ से हट चुका है, then now what will happen, now RNA polymerase is free to bind in the promoter region। ठीक है, तो RNA polymerase यहाँ पे बाइंड हो जाएगा एंड ये क्या करेगा, आगे इन सारे जीन्स का एक्सप्रेशन ये करवा देगा। देन अभी होता क्या है, देखो सबसे पहले एक्सप्रेशन किसका होगा, लैक्टोज तो हमने डाल दिया है मीडियम में, दैट मीन सबसे पहले लैक्टोज का एक्सप्रेशन तो हो जाएगा। अगर लैक्टोज डाल रहे हैं मीडियम पे तो सबसे पहले लैक्टोज का एक्सप्रेशन होगा, जिस वजह से क्या होगा, जब ये लैक्टोज जाके डिप्रेसर पे बाइंड होगा तो वो डिप्रेसर वहां से हटेगा। फाइन, तो सबसे पहले लैक्टोज ऐड करेंगे, देन सबसे पहले हमारे पास लैक्टोज का एक्सप्रेशन हाई होगा, जो फर्स्ट ग्राफ में ठीक से दिखा गया है। एंड जब भी जैसे ही हम लोग लैक्टोज को रिमूव कर देंगे, देन उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे लो होता जाएगा। तो इस टाइप का पैटर्न तो लैक्टोज के लिए P, Q एंड R पे सही से दिखाया गया है। इसमें क्या गलती किया है, देखो इसमें लैक्टोज रिमूव करने के बाद दिखाया जा रहा है कि लैक्टोज स्टेडी स्टेट में जा रहा है, इसका एक्सप्रेशन जो कि गलत है। ठीक है, लैक्टोज रिमूव कर देंगे देन उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे कम होगा एंड फाइनली 0 पे आ जाएगा। ओके, सो ये लैक्टोज के लिए था। देन नेक्स्ट सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन किसका होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ZY एंड A। Z आरएनए पॉलीमरेज ऐसे मूव करेगा इस साइड पे, तो सबसे पहले Z का एक्सप्रेशन होगा। Z किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, राइट, एंड Y कोड करते हैं परमियस को। तो देखो इस साइड में एक्स एक्सिस में आप लोगों के लिए टाइम दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो दिन बता दो, एक्स एक्सिस में टाइम है एंड वाई एक्सिस में एक्सप्रेशन यूनिट्स है।
तो लैक्टोज के बाद एक्सप्रेशन किससे होगा? लैक्टोज के बाद एक्सप्रेशन शुरू होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस का, जो पी में तो बिल्कुल सही दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लैक्टोज का एक्सप्रेशन हो रहा है, देन उसके बाद यहाँ से बीटा गैलेक्टोसाइडेस का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो क्यू में क्या है? क्यू में बीटा गैलेक्टोसाइडेस का एक्सप्रेशन बाद में दिखाया गया है एंड पहले लैक्टोज के बाद कार्मियस का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि गलत है। ओके, तो अभी दो ऑप्शन हमारे पास हमारे यहाँ से निकल गए एंड दो अभी भी पास है हमारे पास। ओके, तो हमने जैसे डिस्कस किया, सबसे पहले लैक्टोज डालेंगे, देन लैक्टोज का एक्सप्रेशन होगा, देन उसके बाद जेड चेन बीटा गैलेक्टोसाइडेस का एक्सप्रेशन होगा एंड लास्ट में जाके पीई का मतलब कार्नियस का जीन एक्सप्रेशन होगा। लेकिन जब लैक्टोज हटा दे रहे हैं देन तब क्या कार्नियस का एक्सप्रेशन 0 पे आ जाएगा? तो आंसर इज नहीं आएगा, बिकॉज कार्नियस क्या है? कार्नियस इज ए मेम्ब्रेन प्रोटीन, राइट? मेम्ब्रेन प्रोटीन जो प्रोटॉन के साथ मिलकर लैक्टोज को मीडिया के अंदर लाने का, लैक्टोज को बैक्टीरियल सेल के अंदर लाने का काम करता है। देन अगर लैक्टोज हम लोग उठा देंगे देन चांसेस है कि पी जो पार्मियस है वो स्टेडी स्टेट में चला जाए। ओके, तो इस वजह से करेक्ट आंसर आ जाएगा पी। ओके, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम दे रखी है, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम दे रखी है, आप लोग देख सकते हो। ये कार्नियस का चैनल है, ये लैक्टोज है, मीन्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज व्हिच आर बाइंड विद द बीटा 1,4 लिंकेज। तो जैसे ही ये अंदर आ रहा है देन उसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेस काम कर रहा है एंड ये बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बन जा रहा है। ओके, तो ये एक सिंपल सा था लैक्टोबैसिलस के बारे में, इसको देखिएगा। देखिए ये भी एक एमएसक्यू ही है, लेकिन इसमें सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है। देखो सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक स्ट्रेस, पी का 1 3 में है, देन डी बाहर हो गए, दैट मींस देन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये काम पीली पाइलस का है। कंजुगेशन पाइलस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजुगेशन में, तो इसका 4, तो अभी सी भी निकल गया, देन आर का 3 दोनों में ही है। क्यू से आंसर निकलेगा। फ्रिम्बी क्या करता है? फ्रिम्बी का काम है अटैचमेंट टू सेल सरफेसेस एंड फ्लैजेला का रोल रहता है मोटिलिटी में। ओके, तो देखो सामने ही दिया गया था, पी का 1, क्यू का 2, आर का 3, एस का 4। ओके, दिस वन इज ऑल्सो एमएसक्यू, यहाँ पे इज और आर दिया हुआ है। ठीक है, so which one of the following statements regarding microorganisms is or are correct? Statement A is free living bacterium Ulvacia is a human parasite. Ulvacia free living नहीं होता है, ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है जो पाया जाता है इंसेक्ट्स के सेल के अंदर। सेल के बाहर ये बैक्टीरियम सर्वाइव नहीं कर सकता, जिस वजह से ए गलत है। देन मिक्सोकॉकस एज ए ग्रुप ऑफ प्रीडेटरी बैक्टीरिया, करेक्ट। Then Dictyostelium is a slime mold that aggregates to form social groups. This one also is correct. Then actinomycetes in soil are involved in producing earthy odors. ये भी correct option, correct statement है। Then सही आंसर हमारे पास क्या सही कॉम्बिनेशन कौन से आ जाएंगे? A, B and C नहीं, ये आ जाएगा B, C and D का। B, C, D is the correct combination. Next, ये भी this one is also is an MSQ and ये वाला तो easy है, सभी को आता है ये वाला। Which of the following is there are examples of animal microbe mutualism? means दोनों ही mutualism means दोनों ही ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे बेनिफिट होगा। ओके, सेन डॉग, ऑप्शन ए में क्या है? ह्यूमन एंड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नो, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
ह्यूमन के बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। तो ये वाला जो है ये तो प्लस माइनस टाइप का हो जाएगा। देन डॉग्स का साथ दिया गया है लेविस लेस्टर वायरस, नो ये भी प्लस माइनस टाइप का है। ह्यूमन लैक्टोबैसिलस टैंटरम, यस दिस इज करेक्ट। देन काउ के साथ है ल्यूमिनोकोकस एल्बस, ये भी सही है। देन करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी एंड टी। ओके, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन बेसिक बायोकेमिस्ट्री से दिया है एंड दिस वन टू इज एम सॉरी दिस वन ऑल्सो इज एमएसक्यू। अच्छा मैंने लास्ट वाले में एमसीक्यू, सॉरी ये एमसीक्यू नहीं ये एमएसक्यू है, गलती से लिखा है मैंने एमसीक्यू। देखो which of the following reactions is or are catalyzed by aldolase? सो ये वाला देखो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट। ये तो ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा है आप लोगों ने एंड यहाँ पे एल्डोलेस का रोल रहता है, ए इज करेक्ट। देन डीएचएपी प्लस इरेक्टस 4 फॉस्फेट से बन रहा है सेडोहेप्टिलोस 1,7 बिस्फोस्फेट। यस दिस वन टू इज करेक्ट, ये केल्विन साइकिल का रिएक्शन है, ठीक है। देन सी में दिया है डीएचएपी से ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, नो यहाँ पे एक्चुअली ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज मेन रोल प्ले करता है, ना कि एल्डोलेस, ठीक है। देन डी में ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट प्लस इरेक्टिल 4 फॉस्फेट, नो यहाँ पे अगर ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट की जगह पे डीएचएपी होता है देन हम इसको करेक्ट मान सकते हैं जिसको, लेकिन यहाँ पे G3P है जो गलत है। देन करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए एंड पी। नेक्स्ट ये थोड़ा सा न्यू पैटर्न के टाइप का था, आज तक गेट ने एमएसक्यू में ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये इस साल का नया एडिशन है एंड यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस करेक्ट है। देखो नैलिडिक्सिक एसिड इनहिबिट करता है डीएनए गाइडेंस को, तो इसका 3 यहाँ पे 2 में दिया गया है। फिर इसका 3 रिफम्पिसिन क्या करता है, रिफम्पिसिन इनहिबिट्स आरएनए पॉलीमरेज, तो इसका 3 आर का 2 ए आ जाएगा करेक्ट कॉम्बिनेशन में, बी नहीं आएगा, ठीक है। देन पी का 4 सी एंड डी दोनों में ही है, पेनिसिलिन, यस पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को ब्लॉक करता है, पी का 4 सही है। कैनामाइसिन क्या करता है, कैनामाइसिन ब्लॉक्स राइबोसोम, तो क्यू का 1 आ जाएगा, पी का 4 क्यू का 1, तो सी भी करेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा। यहाँ पे क्यू का 3 दिया है मीन्स नो डीएनए गाइडेंस को कैनामाइसिन इनहिबिट नहीं करता, सो इस वाले में करेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा ए एंड सी। नेक्स्ट चलो, आई गेस दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। The doubling time of E. coli is 30 minutes in a culture medium containing glucose and yeast extract. Phage T7 has a life cycle of 20 minutes and brass side of this phage per infected E. coli cell. Phage absorption is instantaneous and occurs at 1 multiplicity of infection, MOI का वैल्यू दिया गया है। Bacteria infected with multiple or single phage give the same blast 5,000 phage plaque forming units of T7 phage are added to a culture of this much E. coli cells. Assuming normal division, E. coli culture will lies completely by डैश फुल साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियल डिवीजन, आंसर आपको इंटीजर में देना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये ग्रोथ काइनेटिक्स से ही पूछा है, लेकिन थोड़ा सा एडिशन कुछ एक स्टेप आगे जाके ये पूछ दिया गया है।
देखो कैसे सॉल्व करना था इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोगों ने नोट डाउन कर दिया है कि गिवन कौन कौन से हैं। गिवन देखो, बैक्टीरिया का डबलिंग टाइम 30 मिनट बताया गया है। देन T7 का लाइफ साइकिल ये भी दिया गया है। batch size is given to us। इनिशियल नंबर ऑफ इकोलाई सेल जिसको मैंने B0 से डिनोट किया है वो है 2 × 10⁷। देन इनिशियल फाज नंबर P0 ये 5000 प्लस फॉर्मिंग यूनिट्स है। MOI इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, जिसका डेफिनेशन क्या है वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। Then our goal is what? Our goal is to find how many full cycles of bacterial division are needed for the culture to lyse completely. Okay? So सबसे पहले जो स्टेप आ रहा है हमारे पास, हमें डिटरमाइन करना है रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरियल सेल डिविजन साइकिल एंड फाज लाइफ साइकिल। तो बैक्टीरियल डिविजन साइकिल, बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम 30 मिनट दिया गया है, फाज का लाइफ साइकिल देन 20 मिनट दिया गया है। सो 30 मिनट्स मीन्स 1 बैक्टीरियल साइकिल। So 30 minutes means 1 bacterial cycle and फाज के लिए क्या था? फाज के लिए 20 मिनट वाज इक्वल टू 1 फाज साइकिल। तो हम रिलेशनशिप निकल रहे हैं कि 1 बैक्टीरियल साइकिल इक्वल टू हाउ मेनी ऑफ फाज साइकिल। देन देखो 1 बैक्टीरियल साइकिल इज इक्वल टू 30/20 फाज साइकिल्स, राइट। 30/20 फास्ट साइकिल इक्वल टू इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5 फास्ट साइकिल, ठीक है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में करके दिखाई गई है, ठीक है। सो 1 बैक्टीरियल डिविजन, देखो यहाँ पे ये वाला 1 बैक्टीरियल डिविजन इक्वल टू 1.5 फास्ट साइकिल्स, ठीक है। सो अभी इसको यहाँ पे ऐसे रहने दो। देन नेक्स्ट देखो क्या किया है हम लोगों ने। एक सेकेंड, मैं दूसरा कलर ले लूं। हमने बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है NT इक्वल टू N0 इंटू 2⁴n। जिन भी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता है वो मेरा बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एल्स यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन, ठीक है। सो उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे बैक्टीरिया के लिए। मैंने किया है Bn इक्वल टू B0 इंटू 2⁴n एंड सिमिलरली फास्ट के लिए भी मैंने सेम यूज किया है Pn इक्वल टू P0 इंटू ब्रास्ट साइज टू द पावर r, ठीक है। 200 इज अ ब्रास्ट साइज हियर एंड r क्या है? r इज द नंबर ऑफ जनरेशन इन फास्ट साइकिल, ओके। सो B0 का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, P0 का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन था, R का वैल्यू हम लोगों ने निकाली है यहाँ पे 1.5, ठीक है। R का वैल्यू हमने 1.5, देखो 1 बैक्टीरियल साइकिल इक्वल टू 1.5 फास्ट साइकिल, इसी को हम लोग R कह रहे थे, ओके। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू n, ठीक है। टू द पावर नहीं है ये, एक्चुअली this is not to the power equal to 1.5 into n, ठीक है। r इक्वल टू, अभी फाज हमसे क्वेश्चन में पूछा है कंप्लीट लाइसिस कब होगा। देखो कंप्लीट लाइसिस कब होगा ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो कंप्लीट लाइसिस तब होगा ना जब नंबर ऑफ फाज विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, राइट। number of phage will be greater than or equal to number of bacterial cell। then अभी क्या है, हमें Pn का वैल्यू हमारे पास है Pn इक्वल टू P0 इंटू 200 होल टू द पावर r। P0 का वैल्यू क्या था? 5000 था, हमने पुट कर लिया है। 200 होल टू द पावर r का वैल्यू क्या है? 1.5n है, ठीक है। मैंने यहाँ पे
एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से लिखने में, 1.5 टू द पावर n नहीं 1.5 into n है, ओके। देन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू bn, bn क्या था, b0 into 2 to the power n, b0 का वैल्यू क्या है 2 into 2 to the power 7 यहाँ पे दिया गया है, देन into 2 to the power n, ओके। अभी क्या है हम लोगों ने दोनों साइड में log ले लिया है, तो log ऑफ ये वाला फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, log ऑफ ए बी इक्वल टू log ए प्लस log बी, राइट। इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे यूज किया है, log ऑफ ए बी, ठीक है। दोनों साइड यहाँ पे log ले लिया है, देन देखो यहाँ पे आप लोग के लिए एक और स्टेप में कर दूँ, log ऑफ 5000 इंटू 200, सॉरी into 200 whole to the power 1.5 n is greater than equal to log of 2 into 10 to the power 7 into 2 to the power n, ठीक है। सो अभी log ऑफ a इंटू बी, तो इसी वाले फॉर्मूला को log ऑफ a इंटू बी इक्वल टू log ऑफ a प्लस बी, इसी वाले फॉर्मूला का अप्लाई मैंने ये जो है ये थर्ड स्टेप में कर लिया है, ओके। सो log ऑफ 5000 प्लस 1.5 into log of 2000 is greater than equal to log of 2 into 10 to the power 7 plus n log 2, ठीक है। देखो log of इक्वल देखो log of 5000 into 200 whole to the power 1.5 है, log of ab means ये अगर a है ये वाला b है, देन क्या होगा log of a plus b, देखो log of 5000 इस वाले स्टेप में log of 5000 plus log of 1.5 n किस लिए सामने आ गया, बिकॉज लॉग ले लिया है हमने, तो जो पावर वाला था वो आगे आ गया, ठीक है। सो 1.5 n प्लस लॉग ऑफ क्या है 2000, ओके, सॉरी 200 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इस वाले में देखो इस वाले ये 2 into 10 to the power 7 वाला हिस्सा a है एंड 2 to the power n वाला हिस्सा b है, ठीक है। सो देन लॉग ऑफ 2 into 10 to the power 7 प्लस n log of 2, बिकॉज यहाँ पे क्या है 2 to the power n था, सो log ले लिया है जिस वजह से n आगे आ गया है एंड log ऑफ 2 आ गया, ओके। देन अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने सिंपल सा log का वैल्यू पुट किया है एंड log का वैल्यू पुट किया है एंड सॉल्व किया है, ठीक है। देन अभी इसको सॉल्व करोगे देन n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.4। बच्चों ने गलती क्या किया है, इंटीजर में पूछा था तो यहाँ पे इन लोगों ने n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4 मीन्स लोगों ने 1 लिख के आ गए, जो कि गलत था। वाई, बिकॉज हमसे पूछा है कंप्लीट लाइसिस, कंप्लीट लाइसिस का क्या मतलब है, अगर 1 हम लोग लिख रहे हैं देन हमें 0.4 साइकिल और ज़्यादा ज़रूरत है फॉर द कंप्लीट लाइसिस, बिकॉज हमसे हमारे पास वैल्यू आया है n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.4, तो 1 तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, देन उससे सबसे पास वाला क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पास वाला इंटीजर 2 आ जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे हम लोग 2 हमें 2 पुट करना रहेगा ना कि 1, ओके। सो करेक्ट आंसर इज 2। डाउट अगर हो आप लोगों को देन वीडियो को प्लीज इस वाले पार्ट को फिर से एक बार देख लीजिएगा रिपीट करके, एंड फिर भी डाउट हो देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देखो पीसीआर इस वाले इस साल बहुत ही फेमस था, गेट बायोकेमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन पीसीआर से पूछा गया है, न्यूमेरिकल पूछा गया है, गेट माइक्रोबायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया है, एंड आगे जब गेट बीटी का डिस्कशन करवाऊंगी वहां पर भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा, न्यूमेरिकल दिखेगा, आई मीन पीसीआर से। क्वेश्चन इजी है बाय द वे, देखो अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन based diagnosis test was performed on a bacterial sample targeting a specific gene. There are 3 copies of this gene in the bacterial genome. Prior to DNA extraction, the bacteria were incubated to allow 1 cycle of growth.
3072 amplicon copies were obtained after 9 cycles of PCR. Assume 100% efficacy of each step, then initial bacterial count is what? देखो इसको कैसे सॉल्व करना था, इसमें भी सेम जो पीसीआर में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं एन टी इक्वल टू एन जीरो इंटू टू दी पावर एन, यही सेम फॉर्मूला ग्रोथ किनेटिक्स में भी पढ़ते हैं, इसी को यहाँ पे यूज करना रहेगा। एन टी इज व्हाट? एन टी इज द फाइनल नंबर ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट, एन जीरो इज द इनिशियल नंबर ऑफ टेम्पलेट, स्मॉल एन इज व्हाट? स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ साइकिल। हमारे पास डेटा कौन कौन सा गिवन है? एन टी का वैल्यू हमारे पास गिवन है, स्मॉल एन का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, एन जीरो हमें नहीं पता, ठीक है। तो अभी इन सारे इंफॉर्मेशन को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। पुट करने के बाद एन जीरो का वैल्यू निकल के आ गया है हमारे पास 6। ओके, अभी देखो हमारे पास जीन कॉपीज नंबर कितना बताया गया है, कितने कॉपी है एक जीन, उस जीन का तो 3 कॉपी है, राइट। देन इनिशियल बैक्टीरिया काउंट जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, इनिशियल बैक्टीरियल काउंट पूछा है, वो हम लोगों ने ले लिया है के, ठीक है, हमने एज्यूम किया है के। देन बैक्टीरिया का एक बार डिवीजन हो चुका है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कहाँ पे, देखो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में बैक्टीरिया वर इंक्यूबेटेड टू अलाउ 1 साइकिल ऑफ ग्रोथ, ठीक है, एक बार बैक्टीरिया का डिवीजन हो चुका है। दैट मीन्स अगर एक बार इनिशियली बैक्टीरिया का काउंट था के, देन एक बार अगर सेल डिवीजन हो जाएगा देन उसका काउंट क्या हो जाएगा 2 के, ठीक है, डबल हो जाएगा वो बैक्टीरिया, सिंपल। देन नंबर ऑफ टेम्पलेट आफ्टर फर्स्ट डिवीजन क्या था, इनिशियली हमारे पास 3 टेम्पलेट थे, ठीक है, तो 3 इंटू अभी इंटू बैक्टीरिया का काउंट कितना है अभी 2 के, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 के आ जाएगा। अभी ये वाला 6 के इक्वल होगा ना जब हमारे पास जो फाइनल नंबर ऑफ सॉरी हमारे पास जो इनिशियल नंबर ऑफ टेम्पलेट था उसका, ठीक है, जो पीसीआर से जिसका हमने पीसीआर किया था, राइट। सो 6 के विल बी इक्वल टू 6, दैट मीन्स के इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सो इनिशियल बैक्टीरिया का काउंट कितना हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो दिस इज सिंपल, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो आप लोगों को फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई करती हूँ आप लोगों के क्वेश्चन से, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड द कंटेंट। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, लाइक आवर वीडियोस, share with your friends and do subscribe for more updates. Thank you for watching.